Very good morning to all of you. In paper 1, this is the class of degree 1 honors, geology honors. In paper 1, we have to study the protozoans. And in protozoans, there is a paramecium. So today, we will study about the general organization of paramecium. And in next class, we will study about the reproduction in paramecium. So let's see about paramecium today. So paramecium, we know that it is a unicellular animal. एक सेल का एनिमल है, प्रोटोजोन में आता है. प्रोटोजोन मीन्स फर्स्ट एनिमल. ये यूनिसेलुलर मतलब the whole animal is made up of only one cell. This is known as unicellular animal. इसका शेप क्या होता है? It is resembling to the sole of the shoe. चप्पल के सोल के जैसा रहता है. ये बहुत प्रोटोजोन्स माइन्यूट होता है, बहुत छोटे साइज में होते हैं. यू कांट सी विद नेकेड आई. ये यूकैरियोट है, ठीक है. किंगडम प्रोटिस्टा इन क्लासिफिकेशन वी हैव बीन स्टडी. ये प्रोटिस्टा में होता है. 5 किंगडम जिसमें हम लोग पढ़े थे, इसमें प्रोटिस्टा में आता है प्रोटोजोन. और ये सीलिएट्स है, प्रोटोजोआ है. ये प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल. It belongs to the Coeliophora because it contains cilia. We will see the classification in next slide. It is वो cilia क्या है? It is a small hair-like filament. छोटे-छोटे hair जैसे filaments हैं, which helps the animal in locomotion. उसके movement में help करते हैं. और इसका अगर हम लोग देखेंगे फीडिंग के समय भी, तो जो ओरल ग्रुप है वहां भी सीलिया का बहुत अच्छा सा पूरा ग्रुप पाया जाता है, जो कि फूड के ड्रैगिंग में, मतलब कि जो पानी के से फूड को अंदर ओरल कैविटी में खींचने में ये सीलिया का बीटिंग. जैसे जैसे सीलिया बीट करेगा वैसे वैसे मोशन पैदा होगा, उससे पानी से अंदर आएगा या उसका लोकोमोशन होगा. We will see the classification of rough classification of phylum Protozoa. Subphylum it is Coeliophora because it contains cilia, ciliates है, ठीक है. Order Hymenostomatidae. Genus is Paramecium and the species we are going to study is Chordatum. Genus Paramecium बहुत सारे हैं और species अलग अलग से हैं, ठीक है. तो we have to study Paramecium chordatum. जैसे उसमें मेन Paramecium aurelia और Paramecium chordatum है. तो ये अगर हम लोग स्पीसीज लिखेंगे because you have to study Paramecium chordatum, तो हम लोग Paramecium chordatum करेंगे. ये सेलुलर लेवल है क्योंकि एक सेल का एनिमल है, तो कौन सा लेवल शो करेगा? सेलुलर लेवल ही, बट इट एग्जिबिट्स अ हाई सेलुलर लेवल डिफरेंशिएशन. सिवरन ऑर्गेनील्स, इसके अंदर सब ऑर्गेनील्स मिलेंगे. मैंने एक बार लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऑर्गेन नहीं बोल सकते. ऑर्गेन बोलेंगे जब वो टिश्यू के बने होते हैं. तो ये तो सिंगल सेल का है, तो टिश्यू की तो सवाल ही नहीं है. तो इसके अंदर जो चीजें पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, तो प्रोटोजोन के अंदर जो पाए जाते हैं, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनील्स बोलते हैं. परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है. So we are mainly concerned about the Paramecium chordatum. ये अगर आप एक रफ डायग्राम देखिएगा तो ये Paramecium का, ये देखिए स्लीपर के जैसा लगता है, ठीक है. ये सब ऑर्गेनील्स है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैल्यू, ये सब सीलिया है बाहर में. ये ओरल ग्रूव है. यहाँ पे माउथ होता है. यहाँ देखिए, यहाँ माउथ है, सेल माउथ, ठीक है. तो ये यहाँ पे भी सीलिया बहुत सारा होता है. यहाँ सीलिया के बीटिंग से खाना जो है देखिए अंदर आता है. वी विल सी. और जो सीलिया के जो इसकी कवरिंग होती है, जो फर्स्ट लेयर जो इसका सेल मेम्ब्रेन होता है, दैट इज नोन एज पेलिक्यूल. ये है न्यूक्लियस. इसमें 2 तरह के होते हैं, एक बड़ा एक छोटा. अभी हम लोग सब देखेंगे. इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, फूड वैक्यूल्स, ये आप देख सकते हैं, ये खाना के छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स हैं. दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ Paramecium. अगर हम लोग इसका शेप एंड साइज देखेंगे तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक है. प्रोटोजोन सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं. दैट मीन्स यू कांट सी विथ योर नेकेड आई. यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोन है. साइज का रेंज इतना म्यू से लेकर इतना होता है. लेकिन आप Paramecium कभी कभी आप नेकेड आई से देख सकते हैं.
स्लीपर जैसा, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये या लो पावर माइक्रोस्कोप पे, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में भी अगर एक कोई पॉन्ड वाटर रखिएगा तो वो आपको दिख जाएगा। इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है ऐसे चप्पल के जैसा होता है ना, ऐसे, तो जो पोस्टीरियर एंड होता है थोड़ा पॉइंटेड होता है, और जो इंटीरियर एंड होता है वो थोड़ा ब्लंट होता है, थिक होता है, कोन लाइक होता है। ठीक है, इंटीरियर एंड ब्रॉड होता है, ज्यादा चौड़ा होता है, नीचे ब्लंट होता है, सबसे चौड़ा बीच में होता है। पेलिकल अभी मैंने आपको बताया था, जो इसका कवरिंग है दैट इज नोन एज पेलिकल। जो आउटर द होल बॉडी इज कवर्ड विथ अ फ्लेक्सिबल थिन एंड फर्म मेम्ब्रेन कॉल्ड पेलिकल। जो इसका जो सेल का कवरिंग है, जो सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज पेलिकल। दीज पेलिकल आर इलास्टिक इन नेचर, थोड़ी इसमें इलास्टिसिटी है, which supports the cell membrane, जो सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ जेलाटिनस सब्सटेंस, जिलेटिन लाइक सब्सटेंस से ये बना होता है। कौन? पेलिकल। अब सीलिया के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये पूरे बॉडी में सीलिया ऐसे अरेंज होता है। ठीक है, सीलिया रिफर्स किसका? हेयर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे बाल के जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, पूरे कवर करते हैं बॉडी में। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल देखिए रोज में अरेंज है। अगर हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल थ्रू आउट द पूरे बॉडी में। ठीक है, दिस कंडीशन इज, इसको होलोट्राइकस कहते हैं। ट्राइकिस मतलब सीलिया, यहाँ पे होलो मतलब एक जैसा, एक जैसे रो में अरेंज्ड होते हैं, इट इज नोन एज होलोट्राइकस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। लेकिन इसके जो ये जो पैरामीशियम है, तो इसके जो कॉर्डल एंड होते हैं, जो पोस्टीरियर एंड जहाँ होता है, यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े सीलिया होते हैं, इसको रूट टफ्ट कहते हैं। यहाँ का सीलिया थोड़ा जो होता है उसकी साइज ऐसे टफ्ट होता है। ये इसको प्रोपेलिंग एक्शन के लिए, मतलब यहाँ इसका बीटिंग करेगा तो इसको फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, इट इज नोन एज कॉर्डल टफ्ट। There are also few longer cilia, होता है ना, longer cilia present at the posterior end of the body. It is known as caudal tuft. Caudal मतलब पूंछ और tuft मतलब गुच्छा। इसीलिए इसका जो सीलिया यहाँ पे ऐसा होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम में, इसीलिए इसका स्पेसीज का नाम कॉर्डेटम है। ये देखिए, ये है ना कॉर्डल टफ्ट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, ये डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम है। अगर हम लोग इसका साइटोप्लाज्म देखेंगे तो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और वो फर्दर डिफरेंशिएटेड होता है एक्टोप्लाज्म। बाहर देखिए थोड़ा हल्का जैसा है, बाहर का स्ट्रक्चर थोड़ा हल्का है और अंदर डार्क है। तो बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला ये एक्टोप्लाज्म है, ये, और ये अंदर से एंडोप्लाज्म है। ठीक है, द एक्टोप्लाज्म इज नैरो। एक्टोप्लाज्म देखिए पतला है, चारों तरफ एक लाइनिंग जैसी है, पेरिफेरल चारों तरफ मतलब किनारे पे है। ठीक है, एंडोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइड है, ग्रैनुलर है, और अंदर पूरा सेल है। एक्टोप्लाज्म क्या? थिन डेंस लेयर, एक थिन लेयर चारों तरफ है जिसमें कंटेनिंग सीलिया। यहाँ पे देखिए इसी के एक्टोप्लाज्म में ही सारे सीलिया हैं। ट्राइकोसिस्ट, इसके अंदर एक ट्राइकोसिस्ट है जो इसका डिफेंसिव ऑर्गन है, और इसके ऊपर क्या होगा? पेलिकल होगा। पेलिकल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, जो उसका ऊपर का कवरिंग है ये वाला, दिस इज पेलिकल। एंडोप्लाज्म को अंदर पूरा किससे भरा हुआ है? एंडोप्लाज्मा था, और पूरा ग्रैन्युलस है, और बहुत सारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ये सारे प्रेजेंट है। ट्राइकोसिस्ट, ये देखिए आउटर प्लेज में छोटे 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 ऐसे जो है ट्राइकोसिस्ट है, ये स्पिंडल लाइक बॉडीज होते हैं जिसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ये डिफेंसिव होता है, अगर इसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसमें ऐसे एक धागा जैसा ये अपने को मतलब बचाने के लिए एक डिफेंस ऑर्गन है। filled with dense refractive fluid contains swelled substance. ठीक है, this is known as trichocyst. So this is about the structure of the paramecium. न्यूक्लियस की बात हम लोग अगर करें तो न्यूक्लियस में मैंने पहले ही बताया है, देखिए दो तरह के न्यूक्लियस है, एक छोटा एक बड़ा। तो मैं बड़ा मतलब मैक्रो और छोटा मतलब माइक्रो। तो यहाँ पे दो तरह के आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। मैक्रो न्यूक्लियस, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। मैक्रो न्यूक्लियस जो बड़ा है, इट इज अ किडनी लाइक स्ट्रक्चर, बीन के जैसा
स्ट्रक्चर है, इट इज डेनली पैक्ड विथ डीएनए क्रोमैटिन ग्रैन्यूल से। तो मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है। इट इज कंट्रोल्स द ऑल द वेजिटेटिव फंक्शंस ऑफ द paramecium. इसी के लिए therefore it is also known as vegetative nucleus. तो the macronucleus it is a big one because macro मतलब क्या हुआ, big, macro मतलब बड़ा, kidney shaped structure है, और ये बहुत most important thing is that it is of vegetative function. मतलब ये paramecium के जितने भी vegetative functions है उसको control करता है, और the reproductive functions are controlled by micronucleus. You will see in detail when we will study the reproduction, conjugation, then you can see the function of the nucleus. तो the micronucleus जो है ये ऐसा बड़ा सा हो गया मैक्रोन्यूक्लियस, इस टाइप का किडनी शेप का, और यहाँ पे छोटा सा एक माइक्रोन्यूक्लियस. तो the micronucleus is found close to the macronucleus. स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है, स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल इन शेप है, ये स्फेरिकल शेप है, ये किडनी शेप है, और इसमें फाइन क्रोमैटिन थ्रेड्स एंड ग्रैन्यूल्स आर फाइन uniformly distributed throughout and it's control the reproduction of the cell. ठीक है, तो ये you have to know that there are two types of nucleus, macronucleus which have the vegetative function and micronucleus which have the reproductive function. So this is about the nucleus of the paramecium. Now contractile vacuoles. Vacuoles कितने तरह के होते हैं? एक contractile vacuole, क्योंकि ये एनिमल सेल है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होता है, ठीक है, तो और ये पानी में होता है, तो बाहर से बिकॉज इसके अंदर का कंसंट्रेशन पानी के कंसंट्रेशन से कम ज्यादा है, तो क्या होगा, बाहर से पानी अंदर कंटिन्यूअस आता रहेगा. अगर बाहर से पानी कंटिन्यूअस अंदर आता जाएगा देन व्हाट हैपन, धीरे धीरे ये स्वेल हो जाएगा, एक ऐसा समय आएगा कि ये फट भी सकता है. तो इसको ऑस्मो रेगुलेशन, इसको कंट्रोल कौन करता है? दीज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. ये अंदर अपने जो एक्स्ट्रा पानी आता है इसको भर के फिर ये बाहर इसको वापस छोड़ देते हैं. देखिए इसके है ना, पूला में भर जाता है पानी, ये भर जाता है, उसके बाद ये वापस बाहर की ओर छोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. तो देयर आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट, एक ऊपर एक नीचे, एक एंटीरियर साइड में एक पोस्टीरियर साइड में. टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वन डॉर्सल साइड और एक ऊपर साइड में एक नीचे साइड में. ये फील्ड विथ फ्लूइड्स और अपने फिक्स पोजीशन पे होते हैं, और ये जैसे बताया कि ये रेडिएशन, उसमें छोटे छोटे रेडिएटिंग कैनाल्स है जिसके अंदर पानी वापस भर के ये फिर बाहर छोड़ देते हैं. These canals for all the liquid collected from the whole body, पूरे बॉडी से लिक्विड कलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा बाहर से पानी, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो पानी बाहर अंदर कंसंट्रेशन हाई है, तो लो से हाई की ओर हमेशा फ्लो होता है, वी नो ऑस्मोसिस में. तो ये छोटे छोटे फिर ये लिक्विड को भर के अपने कैनाल्स में बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं आउटसाइड थ्रू अ परमानेंट पोर. एक पोर होता है इनका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जहां पे रहते हैं वहां एक पोर होता है, तो ये बाहर का पानी अपने अंदर इकट्ठा करके, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पानी अंदर आता ही जाएगा, ये भर के वापस बाहर भेजते जाएंगे. दिस इज अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन पे कंट्रोल करता है. एक्सक्रीशन मतलब यहाँ देखिए CO2 NH3 भी बाहर फेंक रहा है, तो ये एक्सक्रीट कर रहा है. और रेस्पिरेशन, बिकॉज ऑक्सीजन भी इसके अंदर आ रहा है पानी के थ्रू, तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है. दूसरे तरह का वैक्यूल होता है फूड वैक्यूल. अब यहाँ पे ये ओरल ग्रूव होता है, जहाँ माउथ होता है उसको हम लोग साइटोस्टोम कहते हैं. माउथ को क्या कहते हैं? इन दिस फिगर यू कैन सी, हाँ ये ना ओरल ग्रूव है, ये ओरल ग्रूव है, ये बकल कैविटी है, ये देखिए यहाँ माउथ है, दिस इज नोन एज साइटोस्टोम. और माउथ के बाद का जो छोटा सा हिस्सा है दैट इज नोन एज साइटोफेरिंक्स, और जहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है दैट इज नोन एज साइटोपाइज. एनस नहीं बोलते हम लोग, साइटोस्टोम इसलिए बोल रहे हैं, माउथ नहीं बोलते बिकॉज ये माउथ इज एन ऑर्गन, जो टिश्यू का बनता है. तो यहाँ पे एक सेल का एनिमल है, तो ये क्योंकि सेल का माउथ है, साइटो मतलब सेल और स्टोमा मीन्स माउथ, देयरफॉर इट इज नोन एज साइटोस्टोम. साइटोपाइज, साइटो मतलब सेल, पाइज मीन्स एनस, तो जहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलता है दैट इज नोन एज साइटोपाइज.
तो फूड वैक्यूल्स में यहाँ से फूड आएगा और उसके बाद ये छोटे से वैक्यूल में पिंच आउट होता है साइटोफैरिंग्स के बाद, और उसके बाद पूरे बॉडी में एक साइक्लूल से मूवमेंट होता है ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट करे जो भी इसमें डाइजेस्टिव मटेरियल होंगे। ये फूड वैक्यूल नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और स्फेरिकल होता है। ये एंडोप्लाज्म में वेरीज और धीरे धीरे इसका साइज फिक्स नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि अभी जस्ट ये फूड है। उसके बाद डाइजेशन होते जाएगा, डाइजेशन होगा, फिर वो डाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा। तो जैसे जैसे इनका डाइजेस्टिव मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा ये छोटा होता जाएगा और लास्ट में इसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचेंगे जो कि एक टेम्पोररी ओपनिंग साइटोपाइज होता है। दिस इज नॉट अ परमानेंट ओपनिंग, वहां से वेस्ट मटेरियल बाहर ये पानी में साइटोपाइज के थ्रू छोड़ देगा। दिस इज अबाउट द फूड वैक्यूम। This is about the general organization of paramecium. In next class, we will study about the reproduction in paramecium. So thank you very much.